हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स है, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अब तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उनको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है कृषि शिक्षा, इस पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है एवं इसके नोट्स भी प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके पेपर का सॉल्यूशन भी कराया जाता है। तो आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर अपना जो पेपर है उसको सेंड कर देंगे इस व्हाट्सअप नंबर पर, तो उसका सॉल्यूशन करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है पैरेंकाइमा और ऑप्शन डी है कोलेनकाइमा। तो जो जल परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है या जिम्मेदार ऊतक होता है वो होता है जाइलम, यानी जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मान लीजिए ये पौधा है, तो पौधे में जो छाल होती है, यहाँ पर देखिए कि ये कोई पेड़ है, ठीक, पेड़ में यहाँ से यहाँ तक ये जो इतनी मोटी है ये छाल है दोनों तरफ, लेकिन बीच में जो लकड़ी वाला भाग होता है यही होता है आपका जाइलम। इसी में से जो जड़ होती हैं, पौधे में जो जड़ होती हैं वो जो जल को अवशोषण करती हैं, जल का अवशोषण वो इन्हीं के माध्यम से जो है ऊपर पत्ती वाले पार्ट में पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो जल का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। और जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम के द्वारा जो है फूड, जो मान लीजिए ये पौधा है, पौधे में ये जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ, इनमें भोजन का निर्माण होता है। और भोजन का निर्माण होके जो भोजन है वो नीचे या पौधों के सभी भागों में जब पहुंचता है तो वो जो है फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ये जो यहाँ पर छाल वाला भाग होता है यही होता है फ्लोएम, और ये जो लकड़ी वाला भाग होता है ये होता है जाइलम। तो जाइलम के द्वारा जल, जा से जाइलम और जा से जल, और फ्लोएम मतलब फूड, यफ मतलब फ्लोएम और फूड। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस पर्णहरित अंग में होती है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो पौधों के किस पर्णहरित अंग में होती है? यानी जो क्लोरोफिल पाया जाता है कौन से अंग में, वो कौन सा अंग होता है? तो ऑप्शन ए है मूल यानी कि जड़, जड़ में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी है तना, तने में पाया जाता है लेकिन तने में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसे नहीं गिना जाएगा। लेकिन पत्ती में जो है क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसी में जो है मेजर या मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्ती। पत्ती में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में सहायक रूप से प्रयुक्त होने वाला हार्मोन है। यानी ये हार्मोन पूछ रहा है कि सहायक, जो इसकी वृद्धि में सहायता करता है, वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन और डी है साइटोकाइनिन। तो एथिलीन जो है ये फलों को पकने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो एथिलीन है आपका, ये फलों को पकने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन जो है ये पौधों की जो बढ़वार होती है, जैसे ये पौधा बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो टिप वाला भाग होता है यहाँ पर पाया जाता है और ये पौधों की बढ़वार को ऊपर की ओर जो है बढ़ाता है। तो ये जो है पौधों में सहायक होता है। तो उसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये पौधों में सहायक रूप से प्रयोग होने वाला हार्मोन है। इसके बाद जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन का कार्य होता है कि जो बीज होते हैं, बीज में जो सुषुप्ता अवस्था पाई जाती है, डॉर्मेंसी, उसको ये तोड़ने का काम करता है। इसके बाद साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीज़न बढ़ाना। जैसे ये अभी ऑक्सिन को बताया कि ऑक्सिन जो है ऊपर की ओर बढ़ाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करके जो पौधा होता है इसकी
चौड़ाई, जो इस तरह की चौड़ाई होती है हॉरिजॉन्टल, इसको बढ़ाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस हार्मोन का प्रयोग फलों के पकने में होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एथिलीन होती है, एथिलीन का कार्य होता है फलों को पकाना, ये फलों को पकाने में सहायक हार्मोन होता है। जिब्रेलिन आपको बताया था कि ये डॉर्मेंसी को तोड़ता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन इसका मुख्य कार्य होता है। एब्सिसिक एसिड इसका जो है कोशिका को ऊपर की ओर बढ़ाना यानी एपिकल डोमिनेंस इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में केशिका दाब यानी जो टर्गर प्रेशर होता है, इसके द्वारा कौन सा अंग स्थिर रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में केशिका दाब यानी टर्गर प्रेशर के द्वारा कौन सा अंग स्थिर रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दें टर्गर प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक। अब कोशिका में ये जो अभी मैंने बनाया ये बाहरी वाला पार्ट, ये सेल वॉल है। अब यहाँ पर जो इसके कोशिका के कोशिकांग होते हैं और इसमें जीवद्रव्य वगैरह भरा रहता है, तो ये जो है, और इसमें पानी भी होता है, लगभग कोशिका में 70 से 80 या 90% पानी होता है। तो ये जो है इसको, जो ये सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्त होती है, इसको बाहर की ओर ढकेलता है इसे चारों तरफ से। तो यही जो है होता है टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब या केशिका दाब होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि पौधों में जो केशिका दाब होता है, टर्गर प्रेशर होता है, इसके द्वारा कौन सा अंग स्थिर रहता है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका दीवार या नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी मैंने बताया कि जो ये सेल वॉल होती है यानी सेल वॉल यानी कोशिका दीवार, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका दीवार। ये जो है कोशिका दीवार को स्थिर रखता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वें नंबर क्वेश्चन है कि जड़ों में जल और खनिजों का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जड़ों में जल और खनिजों का परिवहन जो है वो विसरण, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है परासरण, ऑप्शन सी है सक्रिय परिवहन और ऑप्शन डी है अंतर परिवहन। तो आप लोग पहले इसे समझिए। जो विसरण होता है, विसरण की अंग्रेजी होती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है यानी कि कम सांद्रता है, और यहाँ पर जो है हाई कंसंट्रेशन है। तो विसरण प्रक्रिया में जो विसरण होता है डिफ्यूज़न, इसमें जो है ये जो हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ से जो प्रवाह होता है किसी भी चीज़ का वो लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। और जो परासरण होता है ये इसका उल्टा होता है। परासरण मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो लोअर कंसंट्रेशन होता है, इधर से हायर कंसंट्रेशन की ओर प्रवाह होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जल और जो खनिज होता है पौधों में, इसका परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण। इसका उत्तर परासरण हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है परिवहन के समय, उसे एक्टिव या सक्रिय परिवहन कहते हैं। अंतर परिवहन मतलब जो अंतर परिवहन होता है। इसके बाद है पौधों में तंतु जड़ें किस प्रकार होती हैं। ऑप्शन ए है पर्णहरित, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी है एडवेंटिटिवस जड़ें और ऑप्शन डी है प्राइमरी जड़ें। तो तंतु जड़ें क्या होती हैं पहले आप ये समझिए। तंतु जड़ें मतलब होता है, तंतु मतलब होता है फाइबरस रूट। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पौधा, इसमें जो इस प्रकार की फाइबरस रूट पाई जाती हैं। एक तो होती है मूसला जड़, कि ये जो है मोटी मोटी होती हैं 2-4 प्रकार की। लेकिन एक होती है, जैसे आपने गेहूँ वगैरह में देखा होगा कि फाइबरस रूट पाई जाती हैं तंतु जड़ें। तो ये पूछ रहा है कि तंतु जड़ें किस प्रकार होती हैं। तो पर्णहरित ये तो अलग चीज़ है, संयोजी ऊतक ये भी अलग है। जो एडवेंटिटिवस जड़ें होती हैं, एडवेंटिटिवस जड़ें मतलब अपस्थानिक जड़ें। यही जो है अपस्थानिक जड़ों का मतलब ही होता है रेशेदार जड़ें या तंतु जड़ें। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा एडवेंटिटिवस रूट। तंतु जड़ें जो है ये एडवेंटिटिवस जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जल का परिवहन जो है वो इस जो लकड़ी वाला पार्ट होता है इसके द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। तो जो भोजन है वो इस वाले पार्ट से यानी कि ये जो छाल वाला भाग होता है फ्लोएम, इसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। जाइलम द्वारा जल, फ्लोएम द्वारा फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास अपने सेमेस्टर के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और इसका जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाकर उसमें कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं और पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। बाकी इसका वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फिर है 9वां क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है सूर्य प्रकाश। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो जो है जल के द्वारा रिलीज होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसकी आप लोग रिएक्शन जरूर याद कर लीजिएगा। इसकी रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O बराबर, यानी जो इससे बनता है वो बनता है C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज का एक अणु बनता है और 6O2 यानी ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये ऑक्सीजन जो है ये जो जल होता है इसकी ऑक्सीजन होती है जो यहाँ पर निकलती है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस किससे उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जल से, जल द्वारा जो है निकलती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व, तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है हीलियम। तो जो पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य पोषक तत्व आवश्यक होता है, जैसे हम लोगों में प्रोटीन होता है उस प्रकार से पौधों में जो है नाइट्रोजन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन।